हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में। जैसे कि आज जो मैथ की जो क्लास होने वाली है ये आपकी कौन सी है, 9th क्लास है। इससे पहले जो क्लास हुई थी 8th क्लास वो परसेंटेज की हुई थी और उसका पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने 5 टाइप के क्वेश्चन देख लिए थे। जिसमें एक तो परसेंटेज से रिलेटेड कौन सा था, वृद्धि वाला, और एक कमी वाला था। थर्ड टाइप था जिसमें दोनों एक साथ आते हैं, जिसमें मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको कि x + y + xy अपॉन 100, जो आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, एक उसमें चुनाव से रिलेटेड बताया था, और एक जो टाइप था आपका फोर्थ वो था आयतन और क्षेत्रफल से रिलेटेड, जिसमें आपका कोई भी उसकी विमा थी, जो उसकी भुजा थी वो इंक्रीमेंट हो रही थी या डिक्रीमेंट, मतलब ये तो घट रही थी या बढ़ रही थी। तो अभी तक हमारे जो थे 5 टाइप कंप्लीट हो चुके। तो जो आज की जो वीडियो होने वाली है, जो आज का सेशन होने वाला है, ये है परसेंटेज की सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम और देखेंगे कि इसमें और कितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको सिर्फ ये ही कर लेने हैं, इससे काफ़ी आपका हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम मिलेगा, सिर्फ नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो जो ये टाइप नंबर 6 है, आज टाइप नंबर 6 की तरफ को चलते हैं। टाइप नंबर 6 आएगा, मैंने हेडिंग लिखी हुई है आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। मतलब किसी की भी आय कितनी होगी, वो कितना खर्च करता है, कितने परसेंटेज का खर्चा कहाँ पे करता है, कितने बचाता है, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इस टाइप को आपको ध्यान से समझना है कि हमको क्वेश्चन को सोल्व करना कैसे है, दिया क्या है क्वेश्चन में, और उसको हमको जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी से भाई आप टेट का एग्जाम दे रहे हो तो इसका मतलब हमको टाइम रिड्यूस करना है, बहुत कम टाइम के अंदर हमको उसका आंसर लेके आना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें लिखा हुआ है कि गोपाल अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। भाई पहली चीज, कोई भी चीज होगी, कोई भी वो आय हो या कुछ भी हो, वो हमेशा 100% रहेगी। भाई कंप्लीट तो हमेशा 100% रहती है, चाहे मैं आय की बात कर लूँ, चाहे किसी वस्तु के मूल्य की बात कर लूँ, सीपी की भी मैं बात करूँगा आगे, प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा क्या लेके चलूँगा, 100%। तो गोपाल जो है वो अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। मतलब भोजन पे वो जितनी उसकी आय होगी, मासिक जो आय होगी, उसका 30% भोजन पर खर्च करता है। ठीक है, और शेष का 40% जो है वो परिवहन पर खर्च करता है। समझ आ गया, 30% तो भोजन पे और 40% परिवहन पे, और उसके बाद शेष का 50% बचाता है। आपको ये नोटिस करना है, यहाँ पे तो दिया है खर्च 30% भोजन पर और 40% परिवहन पर खर्च करता है, और उसके बाद 50% क्या करता है, बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 हो तो उसने कितने रुपए बचाया। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने पूछा कितने रुपए बचाए, तो हमको उसकी क्या निकालनी है, बचत ही तो निकालनी है। तो बचत कैसे निकलेगी, भाई जो उसकी मासिक आय है, मासिक आय हमारे पास कितनी है, 18,400। ठीक है, इसमें से उसने 30% खर्च कर दिया। 30% खर्च कर दिया तो इसका मतलब सेविंग कितनी करी होगी, 70%। तो मतलब 18,400 का कितना, 70%, मतलब 70/100। मैंने डायरेक्ट परसेंटेज को हटा दिया। उसके बाद अब ये नंबर आ गया कुछ, इसका शेष का 40%। भाई ये तो कोई नंबर आएगा सोल्व करने के बाद, इसका 40% परिवहन पर खर्च करता है, तो बचाएगा कितना, इसका 60%। तो मतलब इंटू 60/100। ठीक है, अब क्या गया, इसके बाद जो शेष है, ये शेष, भाई ये भी इसको सोल्व करने के बाद एक संख्या आएगी कुछ, उसका क्या आएगा, उसकी बचत आएगी। इसका जो बची हुई राशि है, इसका 50% बचाता है। तो इसका मतलब हमको तो बचत ही लेनी है। भाई बचत ही तो ले रहे हैं हम यहाँ पे मैंने 70% जो निकाला है, इस मासिक आय का 70% किस लिए निकाला है, क्योंकि यहाँ पे 30% भोजन पे वो खर्च कर रहा था, और तो 70% वो बचा रहा था। तो 18,400 का 70%, उसके बाद 40% खर्च कर रहा था तो 60% बचाया, तो इंटू 60/100 इंटू क्या है, 50% बचाता है। तो बचाता है तो बची हुई राशि हम निकाल रहे हैं, तो इंटू 50/100। अब हमको इसको सोल्व कर लेना है। अब बताओ
1 2 3, 3 और 2 5, 5 जीरो कट गई, 5 जीरो कैसे गई, 2 2 4 और 1 5। अब हमारे पास क्या आ गया 184 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 10, ये आ गया। अब 5 से 10 कितनी बार कटेगा, 2 बार, और 2 से ही कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है 184 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। तो इसकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 3864। इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3864। तो सिंपल सा था, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। क्या भाई, अपनी आय का वो 30% खर्च कर रहा था, तो जो खर्च कर रहा है हमको तो क्वेश्चन में ये देखना है कि वो पूछ क्या रहा है। वो पूछ रहा है बचत, बचत पूछ रहा है, तो मैंने उसकी डायरेक्ट उसी की जो मासिक आय थी उसी का 70% निकाल दिया, 60% निकाल दिया और 50% निकाल दिया, ठीक है। समझ आया, सिंपल ही क्वेश्चन था। आपको बस ये जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे खर्च से, आय और व्यय से रिलेटेड, तो बस आपको ये देखना है कि उस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया क्या है, मतलब खर्च दिया है या वो बचत दी हुई है, जो भी है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा करता है। मतलब एक जो आदमी है वो निर्धन कोष में जो है वो 5% जमा करता है। समझ में आ गया क्वेश्चन, ध्यान से समझना है कि एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में जमा करता है और शेष आय का 20% जो बचत है वो बैंक में जमा करता है। ये 20% कहाँ कर रहा है, वो बैंक में जमा कर रहा है। और बैंक में जमा करने के बाद अंत में उसके पास जो बचत है, अंत में जो उसके पास बचत है वो 1919 रुपये है। 1919 रुपये लास्ट में वो बचा रहा है। समझ में आ गया भाई। अब एक बात बताओ, हमारे पास कुछ आय रही होगी भाई, आय रही होगी, उसी में से तो ये क्या कर रहा है, निर्धन कोष में जमा कर रहा है, उसी में से बैंक में जमा कर रहा है। और उसके बाद इतनी चीज निकलने के बाद हमारे पास आई बचत। अभी इससे पहले क्वेश्चन हमने जो किया, मैंने क्या किया था, जो आय दी थी भाई, मैंने सबसे पहले आय तो लिखी थी, उस आय का प्रतिशत निकाल रहा था। मतलब मेरे पास कुछ आय दी होगी, इसमें आय नहीं दी तो मैंने आय लिख ली, तो आय इनटू, अब मुझे बताओ निर्धन कोष में जब 5% जमा कर दिया तो उसके पास बचा कितना, 95%, तो इनटू 95 अपॉन 100। समझ में आ गया, बचत है ना ये, बस जमा करने के बाद उसके पास बचत कितनी है 95%, तो आय इनटू 95 अपॉन 100 इनटू बैंक में जमा कितना करा उसने 20% जमा करा, 20% जमा करा तो बचा कितना 80% इंटू 80 अपॉन 100 और इज इक्वल टू 1919। ठीक है, ये बचत ही तो दी है भाई, बचत ही तो आती है भाई। आय का इतने परसेंट निकलना तो ये बचत आ गई, इतने परसेंट निकलना तो ये बचत आ गई, और इसकी वैल्यू क्या दी है 1919। तो आपको ये क्वेश्चन अब सोल्व करना है। तो आय निकालने के लिए क्या करेंगे, अब भाई क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, 100 इन दोनों 100 की मल्टीप्लाई तो किस में हो जाएगी 1919, तो 1919 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन 95 इंटू 80। अब बताओ कैसे कट सकता है, 19 से काट सकता हूँ क्या मैं, 19 पंजे 95, और मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 19 ही कम 19, एक बार कटा, 1 उतारा तो चलेगी नहीं, तो 0 लगानी पड़ेगी, और 19 ही कम 19, यही तो कटेगा, 101 बार कट गया। अब कितनी बार कटेगा, अब 1 0 से तो 1 0 कट गई। अब हमारे पास क्या आ गया 101 गुना 1000 और बटे 8 पंजे 40 आ गया, 0 से 0 आ गया, 0 से 0 कट गया। अब 4 से ये कटेगा 25 बार, तो 25 ही कम 25 और 25 ही कम 25, मतलब 2525 रुपए की क्या आ गई उसकी आय आ गई 2525 रुपये उसकी आय आई है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था।
मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है। इसमें निर्धन कोष में जमा कर रहा था, बैंक में जमा कर रहा था, उसके बाद बचत दी हुई थी। तो भाई आय का ही तो निकालते, तो आय का 5% जमा करी तो 95% बचत बच गई, तो 95/100 और 80/100 इज इक्वल टू जो बचत दी हुई है, और उसके बाद इसको सोल्व कर लिया। तो आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 2525 रुपये। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं आय और व्यय से रिलेटेड, सेम यही क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल इसी तरीके के आते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करती है। भाई मकान का जो किराया है, मकान के किराए पे कितना खर्च कर रही है, वो 20%, समझ आ गया, 20% खर्च करती है, तथा शेष का 70% घरेलू खर्च पे। भाई जो उसका घर का जो खर्च है, जो बचा हुआ है, उसका 70% किस पे है, 70% कर रही है वो घर के खर्च पर, घर के कामों पे खर्च करती है। और उसके बाद जो उसके पास बचत है वो 3600 रुपये है। तो वो कह रहे हैं कि उसकी कुल आय कितनी थी, उसकी कुल आय कितनी थी। सिंपल सा है भाई, मकान के किराए पे खर्च किया और उसके बाद घरेलू खर्च पे 70% किया, ठीक है, और उसके बाद बचत आई उसके पास 3600 रुपये, और उसने पूछा है कि इसकी आय कितनी थी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, सबसे पहले तो आय का ही तो निकालते, तो आय इंटू, अब उसने 20% मकान की किराए पर खर्च किया है, तो बचाया कितना होगा, 80%। तो आय इंटू 80/100 इंटू, अब उसने घरेलू खर्च पे किया है 70%, जब 70% खर्च करे हैं तो बचाए कितने हो गए, 30% इंटू 30/100, और इज इक्वल टू 3600। जो हमारी बचत जो दी है वो बराबर किसके लिख दी, 3600। तो अब आय निकालने के लिए क्या करेंगे, अब जो ये 3600 दिया है इसमें किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 100 इंटू 100, ठीक है, उसके बाद 80 इंटू 30, 80 इंटू 30। अब बताओ इसको सोल्व कैसे करेंगे। अब ये देखिए, ये 0 से और एक ये 0 है और ये 0 है, 2 0 कट गई। अब हमारे पास इसको कैसे काट सकते हैं, ये आ गया 12 3 36, 1200, और 8 से 15 बार कटता है, तो कितना आ गया, 15,000 रुपये। ठीक है, सिंपल सा था। क्या दिया था, मकान के किराए पर खर्च दिया था, घरेलू खर्च दिया था, और बचत दी थी 3600 रुपये, और उसके बाद उसने कहा है कि उसकी कुल आय कितनी है। तो कुल आय निकालने के लिए क्या करा, हमारे पास आय होनी चाहिए, तो आय इंटू, अब ये देखो खर्च कितना करा उसने 20%, तो बचाए कितना, 80%, तो इंटू 80/100। घरेलू खर्च पे 70% खर्च करे हैं, तो बचाए कितना हो गया, 30%, तो इंटू 30/100 इज इक्वल टू जो हमको बचत दी है, और उसके बाद इसको सोल्व कर लिया। आपके पास आंसर क्या है इसका, 15,000। ठीक है, तो ये जो था टाइप नंबर 6 था, जिसमें आपने देखे कि जो आय और व्यय से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के आते हैं। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 6। इसमें जो भी आएगा आपका इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे कि भाई इतने प्रतिशत उसने, इतने परसेंट उसने यहाँ पे खर्च कर दिए और उसने यहाँ पे खर्च कर दिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा था ये कैसा था कि भाई एक मतलब आय थी और उसका 70% तो इस चीज़ में, और उसके बाद लाइन जुड़ी थी और इसके बचे हुए का 30%। ठीक है, बचे हुए का। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, मैं सिंपल सा बताता हूँ आपको कैसे। मान लो क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि राम ने अपनी आय का, मतलब राम ने अपनी आय का 10% खाने पर खर्च करा। खाने पर खर्च किया
10%। सिर्फ आपको लैंग्वेज समझनी है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, उसकी लैंग्वेज आपको समझ में आई होगी। उसमें क्या कह रहा था कि भाई जो नीलम थी, जो अभी क्वेश्चन करा, नीलम अपनी आय का कितने 20% मकान के किराए पर खर्च करती थी और शेष का 70%। मतलब कहने वाली बात यह है, मान लो उसके पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये में से उसने मान लो 30% खर्च कर दिया, तो इसका मतलब उसके पास 70% रहा होगा। अब इसका आगे की जो प्रतिशत दी थी, इसके बचे हुए का 40% बात कर रहा था। अभी तक जो हमने 3 क्वेश्चन करे हैं वो दिया था कि 100 का 30% तो कहीं पे खर्च कर रहा है, इसके बाद बचे हुए का 40%। अब सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। इसमें क्या दिया है कि राम ने अपनी आय का 10% तो खाने पर खर्च करा है, ठीक है, और उसके बाद 20% उसने परिवहन पर खर्च करा। कहीं भी मैं शेष वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, शेष वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, सिंपल सा, राम ने अपनी आय का खाने पर खर्च करा 10%, परिवहन पर खर्च करा 20%, और उसने घरेलू खर्च पे करा 30%, ठीक है, 30%। और उसके बाद उसने बचत करी है 18,000 रुपये की, 18,000 रुपये की बचत करी है। तो वो कहेगा कि इसकी आय बताओ, ठीक है, इसकी आय बताओ। अब इससे पहले जो क्वेश्चन करे मैंने, आय इंटू 90/100, 80/100, 70/100 ऐसे कर रहा था कि उसमें बचे हुए का प्रतिशत दे रहा था। इसमें क्या दिया है, डायरेक्ट एक ही आय का 10% एक खर्च कर दिया, 20% एक खर्च कर दिया और 30% एक खर्च कर दिया। मतलब उसने टोटल यहां तक 30 और 20 50 और 10 60% खर्च कर दिया। और हमारी जो आय होती है वो 100% होती है। 100 में से यदि उसने 60% खर्च कर दिया तो इसका मतलब 30% उसने क्या करा होगा, बचत करी होगी, सॉरी 40% बचत करी होगी भाई। अब ये 10% क्या है, खाने पर, 20% है परिवहन पर, घरेलू पे है 30%, तो 30 और 20 50 और 10 60% जब उसने क्या करी, खर्च कर दिए, तो इसका मतलब उसने बचत क्या करी होगी, 40%। अब उसने दिया है, बचत दी है 18%, मतलब 40% की वैल्यू कितनी है, वो 18,000 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000 बटे 40। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 450, ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई। और हमारी जो क्या है आय, वो है 100%, तो इसलिए 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45,000 रुपये। सिंपल, समझ आया। 2 टाइप बताए, एक तो सिंपल दिया होगा कि आय का इतने प्रतिशत इस पे खर्च कर रहा है, परिवहन पर इतना खर्च कर रहा है, घरेलू खर्च पर इतना कर रहा है, वो रिमेनिंग मतलब बचे हुआ वर्ड नहीं यूज करता है। तो सिंपल सा क्या करना है, सभी परसेंटेज को ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये देखो कि ये सारे बचत दी हुई है, ठीक, ये सारा खर्चा दिया हुआ है, तो 60% हमारा खर्चा आ गया, तो इसका मतलब हमारे पास 40% हमारे पास आई बचत। तो उस 40% की वो वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो इस 2 टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है। सिंपल से थे, आपको समझ आए होंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 कहता है कि मिश्रण पर आधारित प्रश्न, मतलब मिश्रण क्या होता है, मिक्सर ही तो बोलते हैं, मिक्सर पर आधारित प्रश्न। आपको इसके क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझने हैं। आगे एक टॉपिक और होता है जो आपके इसमें नहीं दिया हुआ है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, तो उसमें भी क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि जो सवाल है वो मैं किस तरीके से बिल्कुल छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब दिया है कि एक घोल है,
मतलब एक घोल है वो है 15 लीटर का, ठीक है। एक 15 लीटर के घोल में जो चीनी है वो 40% है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। एक 15 लीटर के घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, ठीक है। मतलब जो मिक्सर था, जो घोल था वो 15 लीटर का था, उसमें चीनी थी 40% और उसके बाद उसमें 3 लीटर पानी और मिला लिया गया। तो अब जो नया घोल बना, जो नया मिक्सर जो बना है, नए घोल में हमको चीनी का प्रतिशत ज्ञात करना है। मतलब चीनी कितने प्रतिशत है अब नए घोल में। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा है कि एक घोल है 15 लीटर का, भाई ये एक जग है, इस जग में क्या है 15 लीटर मिक्सर भरा हुआ है। 15 लीटर मिक्सर का मतलब उसमें चीनी है और चीनी के साथ कुछ और भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जैसे चीनी है और इसमें पानी मिला रहे, ये टोटल की जो क्या है इसकी 15 लीटर की कैपेसिटी है। मतलब इसमें 15 लीटर है और 15 लीटर में 40% तो चीनी है और 3 लीटर और पानी मिला दिया। अब मुझे एक बात बताओ, अब 15 लीटर का घोल है, 15 लीटर का घोल है तो इसमें 40% यदि मैं चीनी निकाल लूँ, 40% चीनी यदि निकालता हूँ तो इसका मतलब मेरे पास चीनी आ गई 6 लीटर। कितनी आ गई? 6 लीटर। इस 15 लीटर के घोल में 6 लीटर तो चीनी है और पानी है 9 लीटर, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि जो ये घोल था इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया। अब पहले तो घोल था 15 लीटर, अब घोल कितना हो गया, अब जो मिक्सचर है वो 15 लीटर पहले था, 3 लीटर और मिला दिया, मतलब 18 लीटर हो गया। अब मुझको प्रतिशत बताना है चीनी का। अब चीनी है 6 लीटर, टोटल घोल है 18 लीटर, तो चीनी का प्रतिशत निकाल लेंगे कैसे भाई। चीनी की वैल्यू है 6/18 गुना 100, मतलब कितना आ गया 100/3। 100/3 का मतलब है 33 सही 1/3%, ठीक है। समझ आया? सिंपल सा था। क्या दिया था? एक घोल दिया था 15 लीटर का, उसमें चीनी थी 40% और चीनी 40% थी, तो इसका मतलब है उस घोल का 40%, मतलब 15 लीटर का 40% कितना आ गया, 15 का 40% आ गया 6 लीटर। तो इसका मतलब चीनी तो 6 लीटर थी, पानी 9 लीटर था, और अब इस घोल में 3 लीटर और पानी मिला दिया, मतलब 15 और 3 18 हो गए। चीनी 6 लीटर है तो 6/18 गुना 100, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका पहला, जो सिंपल दिया हुआ था कि इस घोल में 15 लीटर के घोल में चीनी दी हुई थी और 3 लीटर पानी मिलाया था। तो क्या करा, चीनी का 40% निकाल दिया, 6 लीटर, पानी हो गया 9 लीटर। अब भाई चीनी तो 6 लीटर आई, पहले घोल 15 लीटर का था, 3 लीटर और पानी मिलाने के बाद घोल हो जाएगा 18 लीटर का। तो इसकी वैल्यू पूछे कितने प्रतिशत है, तो 6/18 गुना 100, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन आते हैं, ये आपको बड़े अच्छे से समझने हैं, क्यों इसमें क्वेश्चन बहुत देखने को अभी तक मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। बालू और लोहे के, मतलब एक तो है बालू और एक है लोहा, मतलब एक मिक्सर है जिसमें बालू है और लोहा है। बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिक्सर में, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसकी वो है धारिता है, वो तो क्या है 10 kg है। तो बालू और लोहे के 10 किलोग्राम मिक्सर में 20% लोहा है। ध्यान से सुनना, 20% लोहा है, उसमें कितनी बालू और मिला ली जाए कि लोहा जो है वो 10% हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? क्या दिया है, एक 10 किलोग्राम का घोल है जिसमें 20% तो लोहा है। जब 20% लोहा है तो उसमें बालू 80% रहेगी, सीधी सी बात है।
अब उसने कहा है कि इसमें बालू मिलानी है। ये देखिए मैंने ये जो तीर लगाया है मैंने इसलिए लगाया है कि मुझे पता लग गया कि मुझको इसमें बालू मिला है, क्या ऐड करनी है बालू। तो आप अपनी तरफ से कैसे भी याद रख सकते हैं। तो मैंने बालू की तरफ क्या किया, ये एरो इसलिए लगा दिया कि ताकि मुझे समझ आए कि हाँ भाई इसके मिक्सर में हमको बालू ऐड करनी है। ठीक है, अब बालू ऐड करने के बाद लोहे की जो परसेंटेज है वो 10% आनी चाहिए। जब 10% लोहा है तो इसका मतलब बालू उसमें कितनी रहेगी, 90%। सीधी सी बात है। अब बताओ भाई इस जीरो से तो जीरो कट सकता है, मतलब 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 1 और 9, ये आ गई। अब मेरे पास क्या रेशो आ गया भाई, मैंने 20 एकम 20 और 20 चौक 80, तो 1:4 आ गया और 0 से 0 कट गई, 1:9 आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यहीं से खेल शुरू होगा इसका। भाई बालू और लोहा दिया था, सिंपल सा था। बालू 20% है तो लोहा 20% है तो बालू 80%। अब इसमें बालू मिलाने के लिए कह रहा है तो मैंने एरो लगा लिया बालू की तरफ को, और वो कह रहा है मिलाने के बाद लोहा होना चाहिए 10%। जब लोहा 10% है तो बालू 90% होगी। इसका रेशो निकाल लिया। ये जो मैंने एरो लगाया इसका मतलब है जिसकी तरफ को मैंने एरो लगाया बालू मिलाना है, तो इसके बाद जो लोहे की ये क्या है नंबर जो है ये हमेशा हमको कांस्टेंट करने। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 होता तो नीचे हम 2 की मल्टीप्लाई कर देते, मतलब दोनों को सेम करना है। तो ये ऑलरेडी सेम है, ये तो ऑलरेडी सेम है 1 1। अब हमको 10 kg का क्या दिया है, मिक्सर दिया है। तो अब मुझे बताओ उसमें बालू और लोहा ही तो मिल रहा है, बालू और लोहा, मतलब उसमें 4% तो बालू है और 1% लोहा है। तो इसका मतलब 4 और 1 5 यूनिट हो गई टोटल। भाई 4 ये और 1 ये कितना हो गया, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, जितनी उसकी वैल्यू दी है 10 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 2। सिंपल से समझ में आया। अब हमको बालू मिलानी है। अब मुझे एक बात बताओ, अब बालू पहले तो थी 4 और 4 के बाद बालू हो गई 9, मतलब कितनी बढ़ी, वो 5 ही तो बढ़ी। तो इसका मतलब हमको कितने यूनिट की वैल्यू निकाली है, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू आ गई 10, तो मतलब उसमें हमको 10 kg बालू ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका 1-2 क्वेश्चन और देखते तब आपको समझ आएगा कि किस टाइप से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ ज़्यादा अलग से तो था नहीं। बस आपको ये देखना है कि किसकी परसेंटेज दी है और क्या उसमें हमको मिक्स करा रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बड़ा जल्दी से करेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लिया है समझाने में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में, समझना ये एल्कोहल है और ये वाटर है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में, मैंने ऊपर क्वांटिटी लिख दी उसकी, एल्कोहल और वाटर के 40 लीटर विलियन में 25% एल्कोहल है। 25% एल्कोहल है तो वाटर कितना होगा उसमें, 75%। अब उसने कहा उसमें एल्कोहल कितनी परसेंट एल्कोहल मिला रहा है, तो मैंने एल्कोहल की तरफ को एरो लगा लिया। उसमें एल्कोहल कितने परसेंट कम कर दी जाए कि वो 20% हो जाए, मतलब अब पहले तो 25 थी, अब उसको 20 करना है। जब ये 20 है तो वाटर कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। सिंपल सा है। अब बताओ 25 एकम 25 और 25 ते 75, भाई 25 एकम 25 25 ते 75 1:3 आ गया, और इसी तरीके से यो 1:4 आ गया। अभी मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बताया था कि जिसकी तरफ को मैं एरो लगाऊंगा उससे दूसरे वाली संख्या जो है वो मुझको बराबर करनी है। बराबर करनी है मतलब यहाँ पे भी वही नंबर लेके आना है, यहाँ पे भी वही नंबर लेके आना है। अब ये 3 है, यदि मैं इसमें 4 की गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 4 है, इसमें 3 की गुना कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अब जो रेशो आया है वो क्या गया, 4:3, 4:12 और 3:12। समझ आ गया। अब मैंने क्या बताया था, फिर बताया था कि 40% विलियन है, तो 40% विलियन का मतलब क्या है, वो उसमें एल्कोहल और वाटर ही तो है। तो 12 और 4 16, तो 16 यूनिट की वैल्यू 40, 1 यूनिट की वैल्यू 40/16। अब हमको
बताना है कि कितना एल्कोहल मिला है, एल्कोहल की मात्रा कितने % कम हुई, पहले 4 था अब 3 हो गई, मतलब एक यूनिट ही तो कम हुई, और 1 यूनिट की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब 4 से इसको जब डिवाइड करेंगे 10 और 4 चौक 16, मतलब 2.5 लीटर उसमें कम मिलाना पड़ेगा हमको, जिससे कि वो क्या हो जाए, वो मात्रा उसकी 20% हो जाए। ठीक है, समझ आया? सिंपल सा था। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो टाइप है वो ये यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। उसने दिया है 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में, 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में पहली धातु, अब देखो मैंने ए और बी ले लिया और 25 ग्राम का हमारे पास मिश्रण है, वो 25 ग्राम मिश्रण में 2 धातुओं के 25 ग्राम मिश्रण में 40% पहली धातु है। यदि पहली 40 है तो दूसरी 60 रही होगी। ठीक है, सिंपल सा है। दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए, दूसरी को मिला रहा है तो मैंने दूसरी की तरफ एरो कर दिया। दूसरी धातु कितनी कम कर दी जाए कि उसका प्रतिशत 50% हो जाए, मतलब पहले 60 थी अब हो गई 50, और जब ये 50 है तो ये भी 50 रह जाएगा। सिंपल सा है। अब काट दो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और ये आ गया 1:1। अब मैंने जो है एरो बी की तरफ को लगाया है, बी की तरफ को एरो लगाया है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू हमको क्या करनी पड़ेगी, सेम करनी पड़ेगी ए की तरफ की। ये ऊपर 2 है और नीचे भी 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए मैं डायरेक्ट इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? सिंपल सा है, दोनों सेम हो गए। अब इन दोनों को जोड़ के, भाई मिश्रण तो 2 और 3 का ही है, तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 25, 1 यूनिट की वैल्यू 5 ग्राम। अब 1 ग्राम ही वो कम हो रहा है, भाई जिसे मिला रहे हैं उसकी तो वैल्यू देखेंगे कि कितनी बढ़ रही है घट रही है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ही हमको निकालनी थी। तो इसका मतलब उसमें 5 ग्राम क्या है, 5 ग्राम उसमें हमको क्या मिलाना पड़ेगा, दूसरी धातु। हमको दूसरी धातु उसमें 5 ग्राम हमें कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये था आपका टाइप नंबर 7। मुझको लगता है कि अच्छे से समझ आया होगा, सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और ये इसमें मैंने 2 टाइप के बताए, तो जो सेकंड टाइप बताया है जो मिलाने वाला, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। किसी भी बुक से आप कर सकते हो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन करके देखने हैं। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 कह रहा है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, मतलब संख्याओं पर आधारित प्रश्न। इसमें कैसे आते हैं, क्वेश्चन करके देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। मतलब जो पहली संख्या है, ध्यान से सुनो, जो पहली संख्या है इसका जो 80% है वो दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। समझ आ गया? डायरेक्ट मैंने इक्वेशन लिख दी कि पहली संख्या का जो 80% है a इंटू 80% बराबर है b इंटू 50%। उसने दिया है कि जो दूसरी संख्या है, जो b संख्या है, जो b दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत वैल्यू पूछिए। मतलब 2 संख्याएं हैं हमारे पास, सिंपल से बताऊं तो मैं आपको, a और b 2 संख्याएं हैं, तो पहली का तो 80%, दूसरी का 50% बराबर है। उसने कहा है कि दूसरी जो संख्या है b वो पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। मैंने पहले भी आपको बताया था, कभी भी जो संख्या पूछे, मतलब दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है, तो इसका मतलब है दूसरी संख्या बटे पहली संख्या गुणा 100। सिंपल सा है। अब मुझे एक बात बताओ, अब हमारे पास इक्वेशन है a इंटू 80% बराबर b इंटू 50%। अब मान लो मैं इसे परसेंटेज को हटाऊं तो बटे 100 करूंगा, इधर भी बटे 100 करूंगा, तो 100 से 100 फिर भी डिवाइड होगा, क्यों, इक्वल है। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज तो हटी गई, इधर भी परसेंटेज है, इधर भी परसेंटेज है, भाई इधर है
ये गुणा में इधर जाके भाग में आ जाएगा तब भी कटेगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो मतलब a की गुणा में तो 8 आ गया और b की गुणा में आ गया 5। हमको तो a और b की वैल्यू चाहिए परसेंटेज निकालने के लिए। क्या है भाई, a इधर लिखा है तो a के जो अपोजिट साइड है वो तो a की वैल्यू कितनी है 5। b इधर है तो b के अपोजिट साइड है 8, तो मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो उसने कहा था कि जो b है, जो b संख्या है वो a का कितने प्रतिशत है, तो b ऊपर नीचे a इंटू 100, 5 से कटेगा 20 बार और 20 अठे 160, तो आंसर आ गया 160%। सिंपल सा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या के, पहली संख्या का 80% दिया था, दूसरी का 50% दिया था, दोनों की वैल्यू थी बराबर, तो a और b का मान निकालने के बाद अब ये देख लो क्वेश्चन में दिया क्या है। क्वेश्चन में दिया था कि b a का कितने प्रतिशत है, तो ऊपर b नीचे a इंटू 100। किसी कारण पूछ लेता a b का कितने प्रतिशत है, तो ऊपर तो लगाते a, ऊपर a की वैल्यू रखते अपॉन b इंटू 100। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, संख्याओं पर आधारित प्रश्न जो हम टाइप पढ़ रहे हैं, टाइप नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का है कि किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। भाई हम इसको कैसे करें, किसी संख्या का 4/5 भाग, ऐसे ही तो लिखेंगे, किसी संख्या का 4/5 भाग उस संख्या के कितने 65%, संख्या के 65% से 60 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना। अब मुझे एक बात बताओ भाई, 4/5 एक भिन्न है, भिन्न को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं इंटू 100 करके। 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20, 20 चौक 80। ठीक है, तो इसका मतलब 80% जो है वो बराबर है 15% प्लस 60 के, तो इधर भी परसेंटेज है इधर भी, तो ये घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15% बराबर 60, तो मतलब 1% बराबर 4। और हमेशा कोई भी वैल्यू होती है अपने में पूर्ण होती है, मतलब हमेशा 100% लेते हैं, तो इसका मतलब है कि 100% की वैल्यू हो गई 400, मतलब वो जो संख्या है वो कितना है, वो है 400, वो संख्या है 400। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आपको। मैंने क्या बताया, संख्या का 4/5 भाग बराबर संख्या गुणा 65%। ठीक है, या मैंने बस डायरेक्ट क्या करा, मैंने इस 4/5 भाग को भी प्रतिशत में चेंज कर लिया और वैल्यू दोनों की रख दी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का 14वां भाग 12 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि किसी संख्या का 14वां भाग, 14वां भाग मतलब इस संख्या का 1/14, इस संख्या का 14वां भाग 12 है, तो संख्या का 150% कितना होगा। तो पहले तो हमें 150% निकालने के लिए इससे पहले हमें संख्या का पता होना जरूरी है, संख्या का पता होना जरूरी है। तो संख्या बराबर कितनी आ गई 14 गुणा 12, सिंपल सा है। तो जब हमारे पास संख्या आ गई तो उसका 150% निकालना है, तो इसका मतलब गुणा 150 और बटे 100, 0 से 0 कट गई, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से कितनी बार कट गई 6 बार, तो 14 गुणा 18 मतलब 18 चौका 72, 2 और 7 25 मतलब 252। आंसर आ गया आपका 252। सिंपल सा सवाल था। किसी संख्या का 1/14 मतलब किसी संख्या का 14वां भाग है 12, तो मतलब संख्या गुणा 1/14 बराबर 12, और इसके लिए संख्या बराबर आ गई 14 गुणा 12, और जो संख्या आई है उसका 150% मतलब गुणा 150/100। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा टाइप नंबर 8 आपका चल रहा है। इसमें से हमने 3 क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित से रिलेटेड हमने देख लिए किस टाइप के सवाल आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ को। नेक्स्ट टाइप बिल्कुल ऐसे ही आएंगे, आपको कोई अलग से नहीं देगा, सिर्फ संख्या चेंज हो जाएगी इसमें।
टाइप नंबर 9 कहता है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। कभी भी जनसंख्या देगा और उससे आधारित प्रश्न आपको दे दिए तो वो किस तरीके के देगा। देखो पहला क्वेश्चन है, किसी नगर की जो जनसंख्या है वो 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 10% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक दर से बढ़ रही है। अभी जो वर्तमान जो जनसंख्या है वो दी है 1 लाख। कितनी दी है? 1 लाख वर्तमान जनसंख्या दी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मतलब किसी नगर की जनसंख्या 10% बढ़ रही है और फिलहाल है जो वर्तमान जनसंख्या 1 लाख है, तो उसने कहा है कि 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। तो हमको क्या करना है, अब मुझे एक बात बताओ, 10% बढ़ रही है तो 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। 10/100 का मतलब 1/10। मतलब अभी 10 है तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, मतलब 10 है तो वो अगले साल 11 हो जाएगी। ठीक है, और ये काम कितने साल तक करना है? 3 साल तक का। तो इसको हमको कितनी बार लिख देना है? 3 बार। तो 10/11, 10/11 और 10/11, 3 बार लिख दिया। अब वर्तमान, ये तो है वर्तमान का अनुपात और ये है बाद का अनुपात। तो उसने कहा है कि जो वर्तमान है वो 1 लाख है, तो इसका मतलब वर्तमान तो यही है। तो इसका मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 मतलब 1000 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 1 लाख। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100 और हमको निकालनी है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद तो यही है, बाद का मतलब है 11 का क्यूब, और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। तो इसलिए 1331 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1331 और 00। सिंपल सा आपका क्वेश्चन था। ये दिया था कि 10% बढ़ रही है, वर्तमान वैल्यू दी है 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो वर्तमान दी है तो इधर की वैल्यू के बराबर रख दिया, बाद की दे देता तो इधर की वैल्यू के बराबर रख देते। और जो अब वर्तमान दी है तो बाद की पूछेगा, बाद की दी है तो वर्तमान की पूछेगा। ठीक है, चलो एक इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें क्या दिया होगा? बाद की तो संख्या दी होगी लेकिन पहली पूछी होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मोहन के गांव की आबादी इस समय 6760 है। मतलब जो संख्या है 6760 है। एक मोहन के गांव की जो आबादी है इस समय वो कितनी है? 6760 है। ठीक है, सिंपल सा है। उसमें 4% की बढ़ोतरी होती है, मतलब हर साल 4% की बढ़ोतरी हो रही है। तो उसने कहा है कि 2 वर्ष पूर्व मोहन के गांव या मोहन के नगर की जो आबादी होगी वो कितनी रही होगी। मतलब इसमें ये जो दी है ये बाद वाली संख्या दी है और उसने पहले वाली संख्या पूछी है। मैंने क्या बताया था? जितने परसेंट बढ़ोतरी दी हो वो लिखो। तो 4% का मतलब 4/100, 4/100 का मतलब 1/25। मतलब 25 है तो उसमें 1 बढ़ेगा, 25 है तो 25 के बाद 1 बढ़ेगा तो 26 हो जाएगी। ये काम हमें 2 वर्ष के लिए करना है तो हमको इसको 2 बार लिखना है। यदि 3 वर्ष दे देता तो 1 बार हम इसको और लिख देते। अब उसने कहा है ये दी है संख्या बाद की ये है, तो इसका मतलब है 26 गुणा 26 होते हैं 676। इस यूनिट की जो वैल्यू है ये दिए 6760, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 10। और उसने पूछी है 2 वर्ष पूर्व। 2 वर्ष पूर्व का मतलब कितनी है? 25 गुणा 25, और 25 कितने होते हैं? 625। तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 6250। ठीक है, समझ आया?
तो जो जनसंख्या पर आधारित जो प्रश्न आएंगे आपके वो सिंपल इसी तरीके के आएंगे, उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है या घटोतरी भी हो सकती है। मान लो जैसे इसमें 4% बढ़ा तो 25 और एक बढ़ा तो 25 और 26 किसी कारण ये कमी कर देता कि वो 4% की कमी है, 4% की कमी हो रही है। 4% की कमी होने का मतलब 4/100 मतलब 1/25, 25 है तो उसमें 1 की कमी होगी, 25 है तो वो अगले साल 24 हो जाएगा। और ये जितने साल की बात कहेगा मतलब 2 साल की कह रहा है तो इसमें एक बार और 25 और 24 का अनुपात लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन थे। तो ये था आपका टाइप नंबर 9 जो थे किससे रिलेटेड, जनसंख्या से आधारित, जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन हमने इसमें देखिए। ठीक है, अब इसमें चलते हैं आगे। जो टाइप आएंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको उन क्वेश्चनों को ध्यान से समझना है। ये है परीक्षा में पास या फेल पर आधारित, जो फेल हो जाते हैं, फेल पर आधारित प्रश्न मतलब परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 10 क्या है, परीक्षा में फेल और पास पर आधारित प्रश्न ये दिया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी परीक्षा में 60% जो विद्यार्थी है, ध्यान से समझना, इसने ये कहा है कि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी जो है वो दोनों में मतलब गणित प्लस इंग्लिश मतलब दोनों में उत्तीर्ण हुए। ये है पास होने वालों का डेटा। ठीक है, सिंपल सा है। उसने नुकाए बताइए कि कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास होने वालों का ही पूछा है। समझ में आया, कितने % विद्यार्थी पास हुए। क्या दिया है कि एक परीक्षा में गणित में तो पास हुए 60%, अंग्रेजी में हुई 70% और दोनों में पास हुए 50%। ठीक है, हमेशा टोटल वैल्यू क्या होगी, वो तो 100% ही होगी। अब मुझको एक बात बताओ, गणित में 60% हुए और गणित में पास हुए 70, मतलब पास हुए होंगे 130% दोनों में मिला के, लेकिन 50% ऐसे है जो दोनों में कॉमन है, मतलब वो इसमें भी ऐड है इसमें भी ऐड है। तो इसका मतलब हमको इसमें से क्या करना है, इसको घटाना पड़ेगा। तो 130% में से 50% जब घटाएंगे तो आपके पास क्या आ गया, 80%। यही क्या है, पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, समझ आया। क्या दिया था कि गणित में पास होने वाली संख्या दी थी, अंग्रेजी में दी थी। जब भी इस टाइप का सवाल देगा कि गणित में भी दे दी, अंग्रेजी में भी दे दी और दोनों में, बस आपको ये देखना है यहाँ पे भी पास होने वाले थे, यहाँ पे भी पास होने वाले थे और यहाँ पे भी पास होने वाले थे। तो इसलिए मैंने क्या करा, इन दोनों को जोड़ा और जो कॉमन थे उनको घटा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक परीक्षा में हिंदी में 40%, जो हिंदी है उसमें तो 40%, जो संस्कृत है उसमें 25% और दोनों में हिंदी में और संस्कृत में 20% फेल हो गए। ये हमको फेल होने वालों का डेटा दिया हुआ है। मतलब एक परीक्षा में हिंदी में तो 40% फेल हुए, संस्कृत में 25% फेल हुए और दोनों में 20% फेल हुए। तो उसने कहा है कि बताइए कुल कितने परसेंट पास हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन था वो सभी पास होने वालों का दिया था और उसमें परसेंटेज भी पास होने वाले की पूछी थी। तो हमने क्या करा था, सिंपल इन दोनों को जोड़ा था और कॉमन वाले को घटा के जो आया था वही आंसर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को तो जोड़ेंगे तो इसका मतलब 40 + 25 और कॉमन वाला घटाएंगे
तो 40 और 25 मतलब कितना आ गया, ये 45 आ गया। तो जो ये आए हैं 45%, ये आए हैं फेल होने वाले बच्चे। जो फेल होने वाले जो स्टूडेंट है वो कितने आए हैं, 45%। तो जब 45% पास होने वाले हैं, फेल होने वाले हैं, तो पास होने वाले कितने होंगे, इसको 100 में से घटा देंगे। 100 में से घटाने के बाद आंसर क्या आएगा, 55%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन आपको ये देखना है कि दिया क्या है इसमें। फेल और फेल होने वालों की संख्या दी थी, कॉमन वाले भी फेल वाले दिए थे, लेकिन पूछा था पास होने वाले। तो क्या करा, जो अलग अलग दिए हैं, मतलब हिंदी और संस्कृत अलग अलग सब्जेक्ट, इन दोनों को ऐड करा। ऐड करने के बाद कॉमन वाले हमने घटा दिए, तो हमारे पास फेल होने वालों का प्रतिशत आ गया 45%। उसने पूछा पास होने वाले, तो जब 45% फेल हो गए तो पास कितने हो गए, 55%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास और फेल में ही एक टाइप का क्वेश्चन, जो मैं ये क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये बहुत आता है। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। क्या दिया है कि एक परीक्षा में राम ने 30% अंक प्राप्त करे। मतलब राम ने एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके और 30 अंकों से फेल हो गया। मतलब 30% अंक मिले और उसके बाद भी 30 अंकों से फेल होगा। ये अंक है तो मैंने इसका क्या प्रतिशत नहीं लगाया, ये प्रतिशत है तो इसके सामने प्रतिशत परसेंटेज लगा दिया। तो एक परीक्षा में राम जो है वो 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, जबकि जो श्याम है वो 35% नंबर अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया। मतलब ये भी फेल हो गया, 80 नंबर से फेल हो गया। और उसने कहा है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या रहा होगा, उस जो एग्जाम हुआ है उसमें कितना पूर्णांक रहा होगा कि राम 30% नंबर लेके आया और 30 नंबर से फिर भी फेल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको दे दे कि भाई ये 30% लाया फिर भी फेल हो गया, मतलब 30% अंक तो चाहिए थे, साथ में उसको 30 नंबर और चाहिए थे। इसमें 35% नंबर तो चाहिए थे, लेकिन प्लस में 80 नंबर और हमको चाहिए थे। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या आएगा, 30% प्लस कितना 30 इज इक्वल्स टू 35% और प्लस 80। ठीक है, सिंपल सा है, समझ आ गया आपको। ये क्या दिया है, एक सेकंड, क्या है कि जब वो मतलब 35% अंक ले रहा है तो वो क्या होगा, 80 अंक पास हो जाएगा और वो ज़्यादा लेगा। ठीक है, ये जब 35% ले लिया तो वो ज़्यादा लेगा। ठीक है, इसमें जिस बुक से मैंने देखा है इसमें गलत प्रिंट हुआ है, तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि क्या है कि जो श्याम है वो 35% अंक प्राप्त करने के बाद प्राप्त किए और वो 80 अंक ज़्यादा लिया यार, तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जब फेल हो रहा है तो उतने अंक देने पड़ेंगे, और जब एक्स्ट्रा नंबर वो लिया, ज़्यादा नंबर लिया है तो उसके घटा दिए। ठीक है, तो अब इसको तो मैं इधर घटा दूंगा, इसको इधर जोड़ दूंगा, तो 5% की वैल्यू आ गई कितनी, 80 और 30 110। तो 1% की वैल्यू आ गई 110/5, मतलब 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22। कितना आ गया, 22। और हमेशा कितने परसेंट अंक होते हैं, 100%, तो इसका मतलब क्या आ गया, 222। ठीक है, सिंपल सा है, सिंपल सा था, 80 अंकों से फेल हो गया। ठीक, कभी भी आपको ये दे दे कि भाई 30% अंक प्राप्त करे और वो इतने नंबर से फेल हो गया, तो मतलब ऐड कर लो उनको। और वो कह रहा है कि इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करे फिर भी वो 30-80 अंक ज़्यादा लिया है, मतलब फेल हो रहा है तो उसको और नंबर चाहिए, तो इसका मतलब उसको जोड़ दो। और वो ज़्यादा नंबर लिया है तो इसका मतलब उसको क्या करो,
उसको घटा दो उसकी परसेंटेज में से, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको समझ आया होगा, सिंपल सा था। अब एक क्वेश्चन और देखते इसी तरीके का। ये कह रहा है कि सीता 40% अंक प्राप्त करती है। जो सीता है वो 40% अंक प्राप्त करती है, ठीक है। और सीता के जो प्राप्तांक है वो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 56 अधिक है, मतलब 56 ज़्यादा है ये पास होने के लिए, जितने नंबर चाहिए उससे भी 56 ज़्यादा है। लेकिन जो गीता है वो 30% अंक प्राप्त करती है और गीता के प्राप्तांक अंक जो है वो 24 कम है। मैंने क्या बताया था भाई, 40% सीता को मिली लेकिन वो ज़्यादा ले आया तो इसमें से 56 को क्या कर दो, घटा दो, बराबर गीता को 30% मिली, वो फेल हो गई, तो मतलब उसको 24 अंक और दे दो, ठीक है। तो इसको इधर घटा दो, इसको इधर ले जाओ, तो 10% का मतलब क्या हो गया भाई, 30 को जब 40 में से घटाएंगे 10 और 56 इधर जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 80, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 8 और 100% की वैल्यू 800, मतलब उसमें पूर्णांक तो रहे होंगे 800, कितने 800। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि भाई उसके कितने पूर्णांक रहे होंगे, तो उसके पूर्णांक रहे होंगे 800, ठीक है। सिंपल सा था, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इसी में जो चल रहा है आपका प्रतिशत परीक्षा में पास होने वाले और फेल होने वाले, ये थे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए, मतलब जो लड़के हैं वो 78% जो है वो पास हो गए। और उसने कहा यदि 110 जो लड़के हैं वो क्या हो गए, फेल हो गए। मतलब एक परीक्षा में 78% जो लड़के हैं वो उत्तीर्ण हो गए और यदि 110 लड़के क्या है, फेल हो गए, तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। लड़कों की संख्या पूछी है, लड़कों की संख्या। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो लड़कों की संख्या 100% है और उसमें से 78% पास हो गई, तो इसका मतलब फेल कितने हुए होंगे 22%, और 22% की वैल्यू कितनी दी है 110, ठीक है। तो 1% की वैल्यू 110/22, टोटल लड़कों की संख्या 100%, तो इसका मतलब 100% बराबर 110/22 और गुणा 100, तो 11 से इसे 2 बार, 2 से ये 5 बार, तो मतलब कितने लड़के रहे होंगे, वे लड़के रहे होंगे 500, ठीक है। सिंपल सा था। क्या बताया कि भाई एक परीक्षा थी, उसमें क्या है, उसमें 78% लड़के पास हुए और 110 लड़के फिर भी फेल है, तो मतलब 100 में से जब 78 पास हो गए तो इसका मतलब बचे फेल कितने होंगे 22%, तो 22% की वैल्यू 110, 1% की वैल्यू 110/22, और टोटल लड़कों की संख्या पूछी है तो वो कितनी होती है 100%, तो 100% की वैल्यू आ गई 110/22 × 100, ठीक है। आया समझ में आपको, सिंपल से क्वेश्चन था। तो आपको जो परसेंटेज आपको कराया जा रहा है ये टॉपिक, ये काफ़ी देखने को मिलता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है और आपको इसको जल्द से जल्द आपके इसके मतलब जितने भी प्रैक्टिस कर सकते हो आप करिए, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है टेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी परीक्षा में 500 लड़के हैं, मतलब जो बॉयज़ है वो 500 है, और ये कह रहा है कि उसमें जो गर्ल्स है, जो लड़कियां है वो 300 है, मतलब बॉयज़ तो है 500
और गर्ल्स है 300। इसमें से क्या हुआ कि यदि 70% लड़के, मतलब इसमें से भी 70% लड़के और इसमें से भी 70% लड़की यदि पास हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई। एक परीक्षा में 500 लड़के बैठे और 300 लड़कियां बैठी, इनमें से 70% लड़के 500 में से और 300 में से 70% लड़की क्या हो गई, पास हो गई। तो कुल कितने प्रतिशत जो विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी मतलब लड़के प्लस लड़की, कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए, उसका प्रतिशत बताना है, उसका परसेंटेज बताना है। अब मुझे ये बताओ, अब जब इसमें से 70% पास हुए हैं बॉयज में से, तो इसमें से फेल कितने होंगे, मतलब 150 का 30%, 500 का 30%, 500 का 30% मतलब 150, मतलब 150 लड़के ऐसे होंगे जो क्या हुए होंगे, फेल हुए होंगे। इसी तरीके से यदि मैं गर्ल्स की बात करूं, तो 300 टोटल लड़कियां हैं, उसमें से जब 70% फेल पास हो गए तो 30% फेल हुई होगी, 30% फेल हुई होगी, इसका मतलब 90, और टोटल कितने फेल हो गए, 240। जब 240 फेल हुए हैं और टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, 800, भाई 500 और 300 800 है। जब फेल परसेंटेज निकालनी है तो इसका मतलब 240 बटे 800 और गुना 100, मतलब 8 × 24। तो इसका मतलब टोटल विद्यार्थी ऐसे है जो कितने फेल हुए होंगे, 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हुए होंगे, ठीक है। तो ये था आपका परसेंटेज टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि 10 अलग अलग टाइप के हमने क्वेश्चंस देखे। तो इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने सारे ऐड कर दिए, सारे आपको जितने कंप्लीट जितने क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने आपको इन 2 वीडियोस के अंदर परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन कराए। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और यदि कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन ना ही समझ में आ रहा हो, किसी का मतलब मेथड ना समझ में आ, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू।